हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा चौहान चौहान एकेडमी KNW से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जिस किसी को भी मेरा पढ़ाना पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर सकता है। कमेंट करके जो भी मैं मैथ्स करवाऊँगी उसकी क्वेरी पूछ सकता है। और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके उसके ऑल वाले उस पर हमें प्रेस करना पड़ेगा, तभी जो भी नोटिफिकेशन अगली क्लास का आएगा वो हमें मिलेगा। अब हमने जो इससे पहले क्लास ली थी उसमें हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। उसको ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो पहली क्लास है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने नंबर सिस्टम में अंक देख लिए थे, पूर्ण संख्या देखी थी, पूर्णांक संख्या देखी थी, सम संख्या देखी थी, विषम संख्या देखी थी, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और विभाज्यता के नियम देखे थे। उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अंक जो होते हैं नंबर सिस्टम में, जो अंक होते हैं, अंक होता है जो हमारे नॉर्मल अंक होते हैं उसे हम अंक कहते हैं। जो स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इसके बाद हमने देखी थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। इसके बाद देखी थी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या स्टार्ट होती है 0 हट जाता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पूर्ण में पूरा परिवार आ जाता है अंकों का, है ना। और पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जो हमको दिखाई देता है, जिनके हम गिनती कर सकते हैं, उनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। इसके बाद देखी थी सम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है या जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या आता है, ये अंक आता है, वह सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती और साथ में उनके इकाई के स्थान पर क्या आता है? 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या होती है। इसके बाद होता है विषम संख्या और सम संख्या के बाद होता है भाज्य, अभाज्य। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें या तो 1 से भाग जाता है या स्वयं से जाता है या किसी और अंक से। मतलब भाज्य संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं और अभाज्य संख्या जो होती है उसके 2 से अधिक अपवर्तक नहीं होते। अपवर्तक मीन्स कि उसमें भाग जाता है। जैसे हम देखेंगे कि जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है उसके 2 से अधिक क्या होते हैं? 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक नाम सुन के ऐसा कुछ अजीब, मतलब वो कुछ अलग नहीं। अपवर्तक मतलब इसमें जो संख्या में भाग चला जाता है। और जो अभाज्य होती है, अभाज्य की संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक, 2 अपवर्तक होते हैं ना, 2 अपवर्तक। अपवर्तक मीन्स जैसे तुम्हारे पास कोई सा अंक है, जैसे 3 है, 3 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 होगा और एक 3 होगा। और इसी कारण ये 3 क्या होती है? अभाज्य होती है। इसके क्योंकि 2 ही अपवर्तक होते हैं। 2 अपवर्तक कौन से होते हैं? या तो 1 होता है, एक तो जितने भी नंबर है उनका सबका अपवर्तक होता है। तो जो भी संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं वो भाज्य संख्या होती है और जो संख्या के 2 ही अपवर्तक होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। 2 ही अपवर्तक का मीन्स है एक तो वो खुद स्वयं या एक। जैसे 3 लिया था, इसके 2 अपवर्तक थे, 1 और 3। अब यदि हम 4 लेते हैं तो इसके अपवर्तक बनते हैं 1, 2 और 4। अपवर्तक मीन्स कि इसमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 3 के जो 2 अपवर्तक हैं, एक तो ये 1 है और एक स्वयं 3 है, तो इनके पूरे पूरे भाग इसमें चले जाते हैं। इसके अलावा 3 में ऐसी कोई सा भी अंक नहीं है जिसका भाग पूरा पूरा चला जाता है।
इसलिए 3 क्या होती है, अभाज्य संख्या। और जो 4 है वो भाज्य संख्या होती है। उसके पीछे कारण ये है कि इसके 2 से अधिक अपवर्तक है। एक तो 1 है, 2 है, 4 है। मतलब जो 4 है उसमें 1 का भी भाग चला जाता है, 4 में 2 का भाग भी चला जाता है, 4 में 4 का भी। तो इसके कितने अपवर्तक है, 3 है ना। ऐसे जब बड़ी संख्या लेंगे तो उसके और 1 से 2 से अधिक अपवर्तक हमारे निकलेंगे। अब जो हमारी संख्याएं होती है भाज्य और अभाज्य, ये स्टार्ट होती है 2 से। जो अभाज्य संख्या होती है वो स्टार्ट 2 से होती है। जो 1 होता है वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है ना। जो 1 है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। और जो अभाज्य संख्या है वो हमारी 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11। अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि विषम संख्या, जिनके 2 ही अपवर्तक हैं, या तो 1 है या वो स्वयं है, वो क्या रहेगी, अभाज्य रहेगी। अभाज्य में आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इनका कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, और उसमें ऑप्शन में 1 भी डाल देते हैं। तो 1 आंसर नहीं रहेगा। 1 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 1 ना तो अभाज्य होता है ना भाज्य होता है। हमारा आंसर क्या रहेगा, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, है ना। इसके अलावा भी भाज्य अभाज्य में और भी चीज़ें होती है। एक होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य। जो जुड़वा अभाज्य होता है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं, हमारी संख्या या अंक है, उनके बीच में जब भी 2 का डिफरेंस होता है वो जुड़वा अभाज्य होता है। जैसे हमारे जो भी अभाज्य संख्या है उनके बीच 2 का डिफरेंस होता है तो वो क्या रहती है, जुड़वा अभाज्य। 2 का डिफरेंस होना, 2 अंकों का डिफरेंस होता है, 2 अंकों का अंतर होता है, वो हमारी रहती है जुड़वा अभाज्य। जैसे 3 और 5, 5 और 7, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जुड़वा अभाज्य के। इसके अलावा एक चीज़ और होती है सह अभाज्य। क्या होती है, सह अभाज्य। सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके जो अंकों या संख्याओं के बीच का एलसीएम महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वे संख्या सह अभाज्य होती है। जो भी 2 अंकों का या संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या एलसीएम 1 होता है वो सह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 4, 5, 5, 7, ऐसे ये जो संख्याएं हैं इनका महत्तम समापवर्तक क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगी, सह अभाज्य। अब इससे एक मीनिंग ये निकलता है कि जो जुड़वा अभाज्य है, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य हो सकता है। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य हो सकता है क्योंकि इनका महत्तम समापवर्तक भी क्या आता है, 1। लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य हो ये हमेशा फिक्स नहीं है ना। तो मतलब जो जुड़वा अभाज्य है वो सह अभाज्य हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य हो ये नहीं होगा। अब आगे हम देखेंगे संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या भी हमने देखी थी। जो भी संख्या, जिस भी संख्या के अपवर्तक का योग उस संख्या से 2 गुना होता है वह क्या होती है, संपूर्ण संख्या। जिस भी संख्या के संपूर्ण संख्या क्या होती है, जिस भी संख्या के अपवर्तकों का योग उससे 2 गुना होता है वह संख्या संपूर्ण संख्या रहती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 6 के जो अपवर्तक थे उसके मतलब जिसमें 6 में जिसका जिसका भाग चला जाता है, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है और खुद 6 से जाता है, तो ये इससे 2 गुना आया। इसका मतलब ये इसके लिए क्या हो गई, मतलब ये वाली जो संख्या है 6 जो अंक है या संख्या है वो क्या होती है, संपूर्ण संख्या। इसके अलावा मान लो हमने 28 लिया, 28 के थे 1, 2, 3 से जाता है, नहीं जाता, 4 से जाता है, 5 से भी नहीं जाता, 6 से भी नहीं, 7, 14 और ये 28। अब इनका कभी योग करते हैं तो आता है 56 और ये इससे 2 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगी, संपूर्ण संख्या। इसके अलावा और भी संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्याएं हैं जिनका भी
अपवर्तकों का योग वो संख्या से 2 गुना होगा, वो संपूर्ण संख्या होगी। जिसका 2 गुना नहीं होगा वो संपूर्ण संख्या नहीं होगी। इसके बाद है परिमेय संख्या। इसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो p बटा q के रूप में होती है। जो p बटा q के रूप में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है, तो हमको इसमें परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको एक ऐसा ध्यान में रखना है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बटा q के रूप में होती है। p बटे q के रूप में होना मीन्स जो हमारी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये भी परिमेय संख्या के कैटेगरी में आती है। जैसे हमारा 2/3 है, जो 2/3 है ये परिमेय संख्या है। तो क्या ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण 0 से जो स्टार्ट होती है, पूर्णांक जो है और पूर्ण पूर्णांक और प्राकृत, पूर्ण पूर्णांक और प्राकृत, ये संख्याएं भी प्राकृत मान लो 1 2, ये डैश डैश डैश, ये भी डैश डैश डैश, ये जो पूर्ण पूर्णांक प्राकृत, ये भी परिमेय संख्या के उसमें आती है कैटेगरी में। वो उसके बटे में हमको चाहे दिखाई नहीं देता है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे 1 लिखते हैं आप, 1 लिखते हैं तो ये प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, लेकिन ये भी परिमेय संख्या है, चाहे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि p बटे q के रूप में, उसमें जो छुपा हुआ 1 है उसके बटे में वो तो है ना, तो ये भी काय में आएगी? परिमेय संख्या में। जैसे हमारे पास सामान्य 2 है, ये भी परिमेय संख्या है, वो हमें चाहे दिखाई नहीं दे रहा है भिन्न के रूप में, लेकिन वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि बटे में 1 लिखो तब भी उसका मीनिंग वही है जो सिंपल 2 का है, वही मीनिंग 2/1 का है ना। 2 मतलब भी वही होता है, 2/1 का मीन्स भी वही होता है। इसके आगे हम देखेंगे, हमने देखा था स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान जो भी संख्या रहती है तो उसका जो स्थायी मान और जातीय मान है, स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान ये भी हमने सब देखा था, लेकिन हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं ना। स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान को अंकित मान भी बोलते हैं ना। स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान वे मान होता है जो मतलब इकाई का मान लो पूछते हैं, इकाई का जो स्थानीय मान है वो हमसे कभी हम एक नंबर लेके देखते हैं और उसमें हम स्थानीय मान और जातीय मान को देखते हैं। जैसे हमने कोई सा नंबर लिया 2 5 6 8 9, इसमें हमको पूछा कि 9 का स्थानीय मान बताइए, तो जो 9 का स्थानीय मान है, 9 का जो स्थानीय मान आएगा वो क्या आएगा? 9। और इसका कभी 9 का जातीय मान पूछा तो जातीय मान भी क्या आएगा? 9। इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो भी नंबर या संख्या दी रहती है उसका जातीय मान और स्थानीय मान इकाई की जगह पर बराबर होता है, इकाई के स्थान पे सिर्फ क्या होता है? बराबर होता है। जो भी हमें संख्या दी रहती है उनके इकाई के स्थान पर जो स्थानीय मान और जातीय मान है वो हमेशा बराबर रहता है। इसके बाद मान लो हमसे पूछते कि 8 का स्थानीय मान बताइए, तो 8 का जो स्थानीय मान रहता हमारा, जो 8 का हमारा स्थानीय मान रहता वो रहता 8 गुणित 10, क्योंकि ये दहाई की जगह पे है तो हमारा स्थानीय मान आता 80। लेकिन जातीय या अंकित मान जो है वो खुद स्वयं रहती है संख्या, उसकी जो जाति रहती है वही उसका जातीय अंकित मान रहता है, वो चाहे फिर इकाई के स्थान पे हो, दहाई के स्थान पे हो, सैकड़े के स्थान पे हो, किसी भी स्थान पर हो और उसका जातीय मान पूछेंगे तो वही पर्टिकुलर अंक आएगा, उसके अलावा उसके आगे पीछे 0 नहीं आएंगे। और यदि स्थानीय मान पूछते हैं तो इकाई की जगह पर स्थानीय मान वही रहेगा अंक, लेकिन दहाई की जगह पर पूछते हैं, दहाई वाली अंक का स्थानीय मान पूछते हैं तो उसके पीछे 1 0 आएगा, सैकड़े वाले स्थान का स्थानीय मान पूछेंगे तो उसके पीछे 2 0 आएंगे। जैसे हमसे पूछा कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 के स्थानीय, 5 कौन सी जगह पर है? 1000 वाली जगह पे, तो हमें वहाँ पे इतना समय नहीं रहेगा एग्ज़ाम में कि इसकी जगह देखें, हम तो सीधे इसके पीछे अंक देखेंगे कि 5 के पीछे 3 अंक है तो 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 2 के पीछे
4 अंक है तो 4 जीरो हो जाएंगे। जाति मान पूछते कभी 5 का तो 5 होता, 2 का जाति मान पूछते तो 2 होता। ये हमने उस दिन भी देख लिया था, है ना। अब आगे है विभाज्यता के नियम, वो भी हमने देखे थे, कुछ के छूट भी गए थे। उसमें जो 7 का होता है वो नियम की वजह हम सीधे ही हल कर ले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 के लिए मैंने विभाज्यता का नियम बताया था कि 2 से वो संख्या ही विभाजित होती है। हमको कोई सी संख्या दे देते हैं वहाँ एग्ज़ाम में, तो हमें कभी नियम आते हैं तो अच्छी बात रहती है, और नहीं आते हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नियम याद करने के ऐसे कोई मतलब बहुत कंपलसरी नहीं है। उससे ये रहेगा हमारी थोड़ी सी टाइम सेविंग हो जाएगी, है ना। 2 से विभाज्यता का नियम रहता है कि जिस भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहते हैं, वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, विभाज्यता के नियम। जिस भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो हमेशा 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता का नियम है कि जिस भी संख्या में अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। अब हमको कोई सी भी वहाँ पे संख्या दे दी मान लो, तो यदि वो उनके जो अंक है उनका योग 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल उस दिन मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल है ना। अभी 3 से विभाजिता का नियम है कि यदि पूरे अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, जैसे 513 है, 513 में अंकों का योग है 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो 9 यदि 3 से विभाजित है पूरा होता है तो 513 भी विभाजित होगा। तो हमको इतने बड़े अंक को विभाजित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 3 डिजिट है। यदि 4 या 5 का भी आएगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगला है 4 का विभाजिता का नियम। 4 के विभाजिता के नियम में ये शर्त है कि उसका जो इकाई और दहाई का अंक है, 4 के विभाजिता के नियम में ये कंडीशन है कि उसका जो इकाई और दहाई का अंक है वो यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित रहती है। यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होता है, मतलब इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनी है वो यदि 4 से विभाजित होती है तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित रहेगी। जैसे मान लो दे दिया हमें 224, तो यदि पीछे का 24 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित रहेगी, है ना। मतलब इकाई और दहाई से जो संख्या बनी है वो 4 से कभी विभाजित है तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित रहेगी। इसके बाद 5 का नियम तो आपको सबको पता ही है। 5 में क्या रहेगा, 5 का जो नियम है, यदि जो भी संख्या है उसके पीछे 0 या 5 है, जो भी संख्या तुमको बड़ी से बड़ी दी है या छोटी से छोटी 5 से विभाजित है, जो भी संख्या है उसके पीछे मतलब इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित रहेगी। अब 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम ये रहेगा कि यदि हमारी कोई सी संख्या 2 और 3, 2 से भी होने को होना और 3 से भी, 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित रहेगी। मतलब कोई सी भी संख्या है और वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो हमारी संख्या 6 से विभाजित रहेगी। जैसे मान लो हमने 24 लिया, 24 2 से विभाजित होता है पूरा, और 24 3 से भी विभाजित होता है पूरा, तो ये जो 24 है वो भी 6 से भी विभाजित रहेगा। ये छोटी संख्या का एग्जाम्पल है। बड़ी संख्या में भी ये अपनाएंगे, है ना। इसके बाद है 7 से विभाजिता। तो 7 से विभाजिता का नियम थोड़ा कठिन है, उसकी वजह डायरेक्ट उसके विकल्प को देख के सॉल्व और जल्दी हो जाएगा, है ना। 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम ये रहेगा कि जो 4 का था कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित रहेगी। ऐसे ही 8 वाले में इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 हमको देखना है। 8 के लिए क्या देखना है, इकाई, पीछे से हम शुरुआत करते हैं ना। 8 के विभाजिता के लिए जो इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों से जो संख्या बनी है वो हमारी यदि 8 से विभाजित है तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या जो भी दी रहेगी वो कभी उसके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक
8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित रहेगी, है ना। इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित रहेगी। या फिर 000 है, यदि जो भी संख्या है उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा में 000 है तो वो संख्या भी हमारी 8 से विभाजित रहेगी। इसके बाद है 9 से विभाजित। 9 से विभाजित में भी 3 वाले नियम जैसे ही लगेगा। 9 से विभाजित में 3 में हमारा क्या नियम था? 3 में नियम था कि सभी अंकों का योग काय से विभाजित होना को होना 3 से पूरा, है ना। ऐसे ही 9 वाले में भी सभी अंकों के योग को काय से विभाजित होने को होना 9 से। मतलब 3 वाला नियम और 9 वाला सेम है। अब इसके बाद 10 का तो सबको पता ही है, पीछे यदि जिसमें भी जो भी संख्या है उसमें यदि पीछे 0 है तो वो 10 से विभाजित होगी, है ना। अब 11 का नियम है। 11 का नियम हम इजी है ना। यदि हमारी जो भी संख्या है 4 डिजिट की है, 5, 6, 7, 8 जितनी भी डिजिट की है उनकी सम संख्याएं, जो सम एग्जाम्पल से समझते हैं ना। 11 से विभाजिता का नियम है कि जो भी हमारे पास संख्या है, जैसे मान लो 1331 है तो इसकी सम डिजिट कौन कौन सी है? इकाई से देखना है हमको, इधर से, है ना। इकाई से ये विषम, ये भी विषम, ये सम और ये सम। तो जो सम वाले हैं और विषम विषम वाली जगह पे है स्थान उनका देख रहे हैं। सम वाली 1 और 3 का योग 4 है और 3 और 1 का योग 4 है तो 4 में से 4 घट के क्या आता है? 0। मतलब 11 से विभाजिता का नियम है कि यदि इकाई से स्टार्ट करके विषम विषम अंकों वाले का योग कर ले और सम अंकों वालों का योग कर ले, उनके स्थान के अनुसार, है ना, इकाई के स्थान अनुसार उनके सम स्थान और विषम विषम का योग कभी आपस में 0 आता है माइनस करने पर। जैसे कोई सी भी डिजिट हमने 1331 लिया तो ये 2 को जोड़ लो और ये 2 को, और इनको आपस में क्या कर दो? माइनस। और यदि वो 0 आता है तो वो 11 से विभाजित होगा। 5 वाला कभी रहे, 5 अंकों वाली रहे, मान लो 6, 8, 3, 2, 1, तो हम इसको 6 वाली बनाने के लिए एक 0 अपने मन से आगे लगा लेंगे, है ना। फिर इसमें भी ये इसका योग, ये 3 जुड़ेंगे और ये जो 3 जुड़ेंगे ये आपस में माइनस होके 0 आने को होना, तभी ये 11 से विभाजित रहेगा। ये हमने विभाजिता के नियम देख लिए। इसके अलावा जिसे नियम नहीं आते हैं, ये प्रैक्टिस से आएंगे, है ना। नियम नहीं आते हैं वो डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी जल्दी से सॉल्व कर सकता है। वहाँ जो भी हमको संख्या दी रहेगी उनके जो ऑप्शन रहेंगे उनके ऑप्शन के बेसिस पे हमें भी होगा कि अधिकतर जो संख्या दी रहेगी या तो बोल देंगे कि 8 से कौन सी संख्या विभाजित है, तो 4 ऑप्शन में 2 तो विषम संख्याएं रहेगी, तो विषम कभी भी सम से विभाजित नहीं होता है, तो वो 2 तो सीधे एक सिरे से हट जाएंगे, बचेंगे 2, उनको तुम भाग दे के देख सकते हो अलग से, है ना। ये तरीका भी अपना सकते हैं। अब अगला है ये पद्धति आती, हाँ, कुछ अंक पद्धतियाँ रहती है। एक होती है भारतीय अंक पद्धति और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति मोबाइल में यूज़ होती है, जो मिलियन, ट्रिलियन, विलियन वाला जो चलता है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। और जो हम नॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमारी भारतीय पद्धति में ये संख्याएँ यूज़ होती है। इसको हम इस बेसिस पे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई सी संख्या है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 4, 8, ये जैसे संख्या है तो हम इसको भारतीय पद्धति में इसको क्या बोलेंगे? इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000। ये यानी इनको हम ऐसा बता रही हूँ मैं ना कि ये भारतीय पद्धति में हम इनको क्या बोलेंगे? ये भारतीय पद्धति रहेगी, है ना, भारतीय अंक पद्धति। भारतीय अंक पद्धति में हम इन्हें ये बोलेंगे 10,000। फिर 10,000 के बाद क्या आएगा? लाख, 10 लाख, और ये हो जाएगा करोड़, और इसके आगे भी होता है ना। अब ये होती है भारतीय अंक पद्धति। कभी कभी हमें पूछ लेते हैं ये संख्या देके कि इससे भारतीय अंक पद्धति में क्या कहेंगे,
भारतीय अंक पद्धति में क्या कहेंगे। तो इसको आप जब पढ़ोगे तो कैसा पढ़ोगे, 2,34,68,948 ऐसा हम पढ़ेंगे भारतीय अंक पद्धति में। लेकिन जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, हम देखते हैं मोबाइल में मिलियन वगैरह रहता है, वो मिलियन भारतीय पद्धति नहीं है, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन, ट्रिलियन, विलियन इनका यूज़ होता है। उसमें यहाँ तक तो सेम चलता है कि जैसे ये यहाँ तक तो अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति रहेगी, उसमें ये इकाई वाला अंक तो इकाई रहेगा, दहाई वाला दहाई, सैकड़े वाला सैकड़ा, हजार वाला भी हजार होगा, 10,000 वाला भी 10,000 होगा। लेकिन लाख वाला 10,000 होगा, है ना। लेकिन ये जो लाख वाला है, यहाँ से स्टार्ट अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ तक तो सेम रहेगी भारतीय पद्धति जैसी, लेकिन यहाँ से हो जाएगा 100,000। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें लाख को 100,000 पढ़ा जाता है, ना कि लाख बोला जाता है ना। इसके बाद 100,000 के बाद हो जाएगा, 100,000 के बाद हो जाएगा मिलियन, जो आप मोबाइल में देखते हैं ना, मिलियन। इसके बाद हो जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, है ना। इसके बाद हो जाएगा 10 मिलियन। इसके आगे भी है, इसके आगे विलियन होता है, विलियन के बाद 10 विलियन होता है, फिर होता है और भी आगे इधर, मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे बाकी इतने ही नंबर का पूछेगा, है ना। तो कुल मिला के कहना ये है कि जैसे आप इसको पढ़ने का बोलेंगे, मान लो ये आपको दे दी है संख्या और बोला कि ये संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 4 ऑप्शन दे दिए कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका नाम, इस संख्या का हिंदी में बताइए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 23,468,948 ये रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका हिंदी में नाम। क्या रहेगा, 23,468,948। तो ये होती है हमारी भारतीय अंक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति, और विभाज्यता के नियम तो हो ही गए। इसके अलावा अब हम आगे देखेंगे कि जो हमें सीरीज़ दे देते हैं कि सम संख्याओं की सीरीज़ का योग निकालो, विषम संख्या की सीरीज़ का योग निकालो। तो हम एक ही अंक लेके, सूत्र होते हैं उसके n वाले, n प्राकृत संख्याओं का योग, n पूर्ण संख्या का योग, n सम संख्या का योग, n विषम संख्या का योग, n सम संख्या के वर्गों का योग, n विषम संख्या के वर्गों का योग, n पहाड़ों का योग, ऐसे सूत्र होते हैं इनके। तो सूत्र याद करना कहीं पॉसिबल नहीं है, और एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप सूत्र याद करें, फिर उसमें उसको फिल करें और फिर सॉल्व करें। उसकी बजाय हमने एक तरीका निकाला है कि आप एक 20 अंकों को टारगेट करिए। 20 संख्या हमने टारगेट में ली है, उससे हम सब जो भी योग आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहला देखा, जैसे प्राकृत संख्या का योग। क्वेश्चन आया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब वहाँ पे आप ऐसा तो जोड़ोगे नहीं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या, प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 में 2 जोड़ रहे हैं, 3 आ रहा है, 3 में 3 जोड़ रहे हैं, 6 आ रहा है, 6 में 4 जोड़ रहे हैं, 10 आ रहा है, 10 में 5 जोड़ रहे हैं, 15 आ रहा है, 15 में 6 जोड़ रहे हैं, तो 21 आ रहा है। ये तो बहुत समय ले लेगा। इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड होती है कि आपको जो भी संख्या दी रहे, प्रथम 20 दी रहे, प्रथम 40 दी रहे, प्रथम 15 दी रहे, प्रथम 16 संख्या दी रहे, प्रथम 20, 40, 45 जो भी दी रहे, प्रथम जो भी हमको दी रहेगी कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम तरीका अपनाएंगे कि जो भी संख्या दी है उससे एक बढ़ा लेंगे। ये हमने इसके गणित भी किए थे, है ना। उससे एक बढ़ा लेंगे और जो भी आएगा
जैसे 20 प्राकृत संख्या तो 20 गुणित 21, 35 प्राकृत संख्या पूछते तो 35 गुणित 36, 10 प्राकृत संख्या पूछते तो 10 गुणित 11, ऐसा है ना। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग रहेगा 20 गुणित 21/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, 10 का गुणा 20 में 21 में करोगे तो आ जाएगा आंसर 210। मतलब प्रथम जो 20 प्राकृत संख्या रहती है, प्राकृत संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होती है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन, मतलब 20 अंकों तक का जो योग आएगा वो हमारा क्या आएगा 210। इसके बाद दूसरा है पूर्ण प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण और प्राकृत में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, है ना। ये हमारा फार्मूले से ही हुआ है, लेकिन फार्मूला याद करने के बजाय हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे यही वाला सूत्र लगा है एक प्रकार से, n+1/2। लेकिन आप किसके किसके सूत्र याद करोगे आगे, और बहुत सारे गणित आएंगे, सबके सूत्र याद रखना पॉसिबल नहीं है। और फिर उसको पुट करो, इसकी बजाय जो अंक दिया है उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब दिया प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग। हम 20 को टारगेट लेके चल रहे हैं ना, फिर बाद में जो भी हमारे गणित आएंगे उसमें सब अलग अलग संख्याएं दी रहेगी, वो हम और सीख लेंगे, है ना। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग जब भी दिया रहेगा तो जो भी दिया रहे 20, उससे एक कम कर दीजिए, उससे क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे। सेम प्राकृत जैसा है, लेकिन प्राकृत में एक बढ़ाना है और इसमें एक घटाना है। इसके बाद हम करेंगे, इसको इससे कैंसिल करोगे जब आप, तो यहाँ आएगा 10, तो 10 गुणित 19 बराबर आ जाएगा 190। ये भी हमारा फार्मूले से ही हुआ है, लेकिन हम तो सीधे सीधे ध्यान रखें, जब भी प्राकृत संख्या का योग पूछे तो एक बढ़ा दो, 2 से भाग दे दो। पूर्ण संख्या का योग पूछे एक घटा दो, 2 से भाग दे दो। ये भी एक सूत्र है इसका भी, n(n-1/2), उससे ही हुआ है। लेकिन हमें सूत्र याद नहीं करना है ना, डायरेक्ट हमको तो बस ये याद रखना है कि प्राकृत आए तो एक बढ़ा के 2 से भाग देना है, पूर्ण आए तो एक घटा के 2 से भाग देना है। तीसरी चीज़ और इसमें पूछते हैं कि प्रथम सम संख्या का योग। मान लो पूछ लिया हमने प्रथम 20 हमने 20 को टारगेट लेके चल रहे हैं ना, प्रथम 20 सम संख्या का योग, प्रथम 20 सम संख्या का योग। तो प्रथम 20 सम संख्या का योग, तो जब भी सम संख्या का योग आएगा प्रथम 20, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या दी है उससे सिर्फ एक बढ़ा लीजिए, 2 से भाग देने की जरूरत नहीं। प्रथम 20 सम संख्या जो प्राकृत वाला है मेथड, वही करना है, लेकिन 2 से भाग नहीं देना है। प्रथम 20 सम संख्या के योग में 20 गुणित 21 बराबर आ जाएगा, इनका जब गुणा करेंगे तो आएगा 420। प्रथम 20 जो सम संख्या है, सम संख्या कौन सी, 2 से लगा के 20 तक नहीं जाएगी, 2 से लगा के वो 40 तक जाएगी, क्योंकि बीच में विषम विषम हटती जाएगी। अब या तो बच्चा 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन ऐसा करके देखता है तो उसमें बहुत समय लगता है, उसकी बजाय ये वाला उससे कर सकते। इसमें भी फार्मूला लगा है ना, मन से कुछ नहीं हो रहा है, हम ये फार्मूला है n(n-1), प्रथम n संख्या का योग ज्ञात करने का सूत्र है n(n-1), उसकी बजाय हम सीधा सीधा करेंगे, है ना। अब चौथा है प्रथम 20 विषम संख्या का योग। विषम का पूछ लेंगे तो सीधा सीधा इनका जो योग रहेगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये और सबसे सरल है। प्रथम 20 विषम संख्या का योग, प्रथम 20 विषम संख्या कौन कौन सी होगी, प्रथम 20 विषम संख्या 1 + 3 + 5 + 7, ऐसा उनको सबको ऐड करने में बहुत समय लगेगा, उसकी वजह ये भी एक सूत्र है, प्रथम n विषम संख्या के वर्गों, प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है, n² मतलब 20 का वर्ग है, इसका आंसर आ जाएगा 400। प्रथम 20 विषम संख्या का योग जब भी पूछते हैं, प्रथम 15 मान लो पूछ लेते कि प्रथम 15 विषम संख्या का योग, तो 15 का स्क्वायर आ जाता। प्रथम 20 विषम संख्या का योग, तो 20 का स्क्वायर आ गया। प्रथम 10 विषम संख्या का योग, तो 10 का स्क्वायर आ जाता, है ना। इसके अलावा इसके आगे हम देखेंगे कि
इनके वर्गों का योग भी पूछ लेते हैं। प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब ये है कि प्रथम 20 जो प्राकृत संख्या है, 1 2 3, मतलब 20 तक की जो प्राकृत संख्या है, इनके वर्गों का योग, मतलब 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। तो इस मेथड से हम करते हैं। यदि तो इसका जो वर्गों का योग है वो ज्ञात करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, 1 का वर्ग 1 आएगा, फिर इसका 4 आएगा, इसका 9 आएगा, ऐसे बीच में भी आएंगे। तो इनको सबको योग करने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसकी वजह हम यदि इसको भी डायरेक्ट करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे? जो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसके लिए 20 एक उससे ज़्यादा लेना है और ये दो ही को योग कर देना है ना। 20 और 21 41 योग करके ना उसको गुणा में ले लेना। बट्टे में क्या आ जाएगा? 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6, इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 3 आता है, 10 आता है, इसको ये 7, तो क्या आ जाएगा? 10 गुणित 7 गुणित 41। तो आंसर हो जाएगा आपका 70 गुणित 41। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 70 गुणित 41 बराबर आ जाएगा 2870। क्या आ जाएगा? 2870, है ना। मतलब हर उसके लिए सूत्र छठवा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग मतलब प्रथम 20 जो संख्याएं रहती हैं हमारी, उनके घन जो होते हैं उनका योग उनने पूछा है। 1 का घन, फिर 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर धन 4 का घन, ऐसे लगा के हमको 20 तक के जो घन होते हैं उनका योग बताना है ना। तो ऐसा योग करने में हमें बहुत समय लगेगा। उसकी वजह हम क्या करेंगे, जो प्राकृत संख्या के योग का सूत्र था 20 गुणित 21/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 से ये 10 बार कटेगा, 210 का स्क्वायर। 210 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। और किसी भी जीरो का यदि वर्ग है तो कितने जीरो लग जाएंगे? 2। इसे हमें जल्दी जल्दी थोड़ी सी मेथड अपनानी पड़ेगी, है ना। अब एक बार पूरा सब रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल मतलब कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या हुआ था? प्रथम 20 प्राकृत संख्या 20 गुणित 21/2। प्रथम 20 पूर्ण संख्या 20 गुणित 19/2। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग 20 गुणित 21। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 20 का वर्ग। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 20 गुणित 21 गुणित 41/6। प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का योग 20 गुणित 21/2 का वर्ग। इन सब में सूत्र लगे हैं, मैंने मन से कुछ नहीं किया है, लेकिन हमको एक चीज़ टारगेट करके ना सीखना है। ये हमारा प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग है ना। प्रथम 20 प्राकृत संख्या, 20 प्राकृत संख्या का योग, ये 20 पूर्ण संख्या का योग, ये प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, ये प्रथम 20 विषम संख्या का योग, और ये जो है ये प्रथम 20 प्राकृत वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ये प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का योग।
है ना। अब इसमें हमने मन से नहीं किया है, ये एक प्रकार से जैसे प्रथम n के लिए क्या सूत्र लग जाएंगे, प्रथम n प्राकृत संख्या पूछ लेते तो यहाँ हो जाता n(n)(1/2). प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग पूछते हैं तो n(n)(1/2). प्रथम 20 सम संख्याओं का योग पूछते हैं तो n(n)(1). प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछते हैं तो n²। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछते हैं तो यहाँ सूत्र लगाया हमने n(n)(1) 2n(1)/6। अब जिसको सूत्र अच्छे लगते हैं और जो कर सकते हैं वो सूत्र से भी कर सकते हैं ना, वैसे ये इससे करना ज़्यादा बेटर है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो घनों के योग का आएगा n(n)(1/2 पूरे का वर्ग। मेरे हिसाब से ये इससे करना ज़्यादा बेटर है, सूत्र याद रखने में ज़्यादा परेशानी, सीधे गणित करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ समय कम रहेगा हमारे पास। अब हम कुछ इसके गणित देख लेते हैं ना। उसके एक और है इसमें, मान लो आपसे कोई से पहाड़े का योग पूछ लेते हैं कि 2 के पहाड़े का योग, तो 2 के पहाड़े का योग के लिए बच्चा इसको जोड़ने बैठ जाएगा वहाँ परीक्षा में और इतना समय वहाँ पे रहेगा नहीं, है ना। 2 के पहाड़े सबको आते हैं, 2 से लगा के 2 4 6 8 20 तक, है ना। 3 के पहाड़े का योग, 4 के पहाड़े का योग, कोई से भी पहाड़े का योग यदि हमसे पूछता है, पहाड़ों का योग कभी पूछता है तो हमें करना है n×55। n×55 ये सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं, जो भी पहाड़े का योग पूछता है आपसे उसमें आप 55 का गुणा कर दीजिए। 2 के पहाड़े का योग पूछा तो 2 का 55 में गुणा किया तो 110 करके देख लीजिएगा भले से। 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन, इनको जब आप योग करोगे तो 110 ही आएगा। 3 के पहाड़े का योग पूछता है तो 3 × 55 तो क्या हो जाएगा 165। 4 के पहाड़े का योग पूछता है 4 × 55 क्या हो जाएगा 220। ऐसे कोई सा भी पहाड़ा पूछ लो उसमें हम 55 का गुणा करेंगे तो वो पूरे पहाड़े का योग आ जाएगा, है ना। अब इसके अलावा और होता है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले की संख्या। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही हमसे पूछ लेते हैं तो हमारे ध्यान में ही नहीं आता कि पूर्ववर्ती में आगे की आएगी कि पीछे की आएगी। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती है ना, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब मान लो 20 बोला, 20 मेरा फेवरेट है ना, 20 बोला तो उसकी पूर्ववर्ती क्या आ जाएगी 19। और यदि पूछ लिया कि 20 की उत्तरवर्ती बताइए तो 20 की उत्तरवर्ती क्या आ जाएगी 21। उत्तर मतलब आगे का और पूर्व मतलब पीछे का। नहीं याद हो तो प से पीछे और ऊ से आगे, ऊ है लेकिन अ बना लेना उसको, है ना। ऊ से हमको आगे वाली संख्या बताना है और प से पीछे वाली। कोई सी भी संख्या पूछ ली, मान लो कि 231 का ये संख्या का पूर्ववर्ती बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए, 2 3 1 3 2 3 1 5 2 3 1 6 2 3 1 7। अब ये 2 तो होंगे नहीं, ये तो तुमको भी मालूम है, लेकिन ये 2 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पे हमें सब ऊपर चला जाता है कि पूर्व कहाँ का है ना, उत्तर कौन सा है ना। घड़ी जैसे ऑनलाइन में चलती है टिक टिक, वैसे हमारे माइंड में भी ऐसा लगता है कि पूर्व ये था कि ये था, लेकिन हमें तो प और अ से ध्यान रखना है। प मतलब पीछे वाली संख्या और ऊ मतलब आगे वाली संख्या। अब मान लो आपसे पूछ लेते हैं कि वो समझ में नहीं आता है मुझे कि शेषफल दिया है ना, भाजक दिया है ना, भाज्य दिया है, तो वो भाज्य निकालिए। 4 चीज़ें होती है, भाजक, भाज्य, शेषफल और भागफल। तो शेषफल तो समझ में आता है, लेकिन वो भा वाले जो शब्द होते हैं उसमें मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि कौन सा भाज्य वाला
जिसमें भाग दिया जाता वो होता है कि जिससे देते हैं वो होता है। उसके लिए मैंने एक टेक्निक निकाली है कि जो हम भाग देते हैं, सब जो उस समय के बच्चे हैं वो ऐसे ही भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो यहाँ आता है, जो जितने का जाता है वो यहाँ है, और शेषफल नीचे और भाज्य बीच में। तो मुझे ये दो चीज़ याद रहती है कि ये जो है ये शेषफल है और ये जो है ये भागफल है। लेकिन मैं यहाँ वाली चीज़ और इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, भा यहाँ भी रहता है, भा यहाँ पे भी रहता है। ये भागफल मतलब जो फल मिलता है वो यहाँ आ जाता है, शेषफल यहाँ आ जाता है। लेकिन ये जो बीच का रहता है ये होता है भाज्य, ये थोड़ा सा याद। और ये क्या होता है, भाजक। अब एग्ज़ाम में होता ये है कि जो 4 चीज़ें हैं उसमें हमको 3 दे देते हैं, या तो ये 3 दे देते हैं, ये निकालना रहता है, ये 3 दे देते हैं, ये निकालना रहता है, कुछ भी दे देते हैं ना। तो हम वहाँ पे किसको लेके बैठ जाते हैं, सूत्र को ऐसे लगा लेते हैं, भाज्य। वो सूत्र क्या है वो मेरे को याद नहीं है ना, मैं तो सीधे गणित करती हूँ। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट गणित करने में जल्दी हो जाता है, और ये सूत्र लगाओ उसमें फिर रखो, उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है। उसकी वजह हम एक, जैसे आपको अभी हम गणित करेंगे इसके, है ना। जैसे हमको दे दिया कि ये, जैसे अभी जब गणित करेंगे जब ये वाली चीज़ काम देगी, है ना। ये शेषफल, ये भागफल, और ये भाज्य और ये भाजक, ये वाला सूत्र जैसे आप याद रखोगे तो हमको समझ में आ जाएगा। मतलब ये चीज़ ये चीज़ कभी निकालना हो तो ये वाला जो दिया रहे उसका इसमें क्या कर दो, ये जो है इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो हमारा जो ये भाज्य है वो हमको मिल जाएगा। इससे जल्दी हो जाएगा। अभी हम गणित करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब अगला है जैसे कि 2 संख्याओं का योग आपको दे देंगे, और एक संख्या और दे देंगे कि 2 संख्या का योग ये है और 2 संख्याओं का अंतर ये है, तो संख्याएं क्या है। वो भी हम जैसे गणित करेंगे तो आ जाएगी, है ना। अब हम कुछ गणित देख लेते हैं, बेसिक चीज़ें बहुत सारी हो गई है ना। अब गणित हम कुछ देख लेते हैं, तो ये गणित निकालते हैं। अभी हमने सूत्र जो लिखे हैं एन वाले, जिनको अच्छे लगते हैं वो एन वाले सूत्र से कीजिए, जिसको डायरेक्ट अच्छा लगे वो डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट ज़्यादा बेटर है करना, है ना। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, प्रथम 10 सम संख्याओं के योग के लिए था कि जो संख्या दी है वो और उससे एक बढ़ा लो। प्रथम 10 सम संख्याओं के लिए क्या था, जो संख्या दी है वो और उससे एक बढ़ा के आपस में गुणा कर लो। तो 10 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, पेन तो लिया ही नहीं, 10 गुणित 10 से एक बढ़ा के क्या आएगा 11, और इनका गुणा क्या हो जाएगा 110। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 110। अगला है कि 4, 8, 7, 6, 2, 3 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। तो स्थानीय मान मतलब हमने अभी बात की थी कि स्थानीय मान वो होगा जो अंक के पीछे जितने भी डिजिट है उतने क्या लगा लो 0। 7 कौन सी पोजीशन पे है, 1000 की पोजीशन पे। तो 7 के पीछे कितने अंक है, 1, 2, 3। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7000। और अंकित मान क्या होगा, अंकित मान वो खुद ही होता है ना। तो क्या आ जाएगा 7। 7000 में से जब 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा 3, 9, 9 और ये 6। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसमें ये वाला है ना। अब अगला है ये वाला। अब ये वाले गणित में मतलब कभी ध्यान से देखते हैं तो बहुत इजी चीज़ छुपी हुई है। बच्चा क्या करेगा, इसमें इसका गुणा करेगा, इसमें इसका गुणा करेगा, फिर आपस में जोड़ेगा, तो सॉरी बहुत समय लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो चीज़ है ये वाला, ये संख्या और ये संख्या कॉमन है, ये संख्या और ये संख्या क्या है, कॉमन है। इसको आप क्या निकाल लीजिए, कॉमन। और इनको कभी आप कैसे निकालोगे कॉमन, 19। जिसको डायरेक्ट आने लगेगा वो तो यहीं पे कर लेगा डायरेक्ट, है ना। और जिसे नहीं आता है वो यहाँ से और यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेगा। 2 पद है, 2 पद में से एक चीज़ कॉमन निकल सकती है, ये कॉमन निकलेगा। तो ये जो अंदर बचेगा 637 धन 363,
इनका जो योग होगा वो आएगा 7 3 10, 3 और 6 9 और 1 10, और बचा 1 10, है ना। 1000 आया ये इनका योग, ये वाली चीज़ का, है ना। और 1000 और ये जब आपस में जुड़ेंगे तो इस सॉरी जुड़ेंगे नहीं, गुणा होगा, क्योंकि ये कॉमन निकला था, कॉमन रहता है तो गुणा। जब इसका आपस में गुणा होगा तो इसके पीछे कितने लग जाएंगे, 3 0। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा वाला, है ना। तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि 4 की घात 11 7 की घात 5 गुणित 11 की घात 3 में अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो ऐसे गणित में जब भी हमको इस प्रकार के गणित दिए रहेंगे तो जो भी अभाज्य संख्या है उनकी जो घातें रहेगी उनको जोड़ दो और उसका डबल कर दो। अब यहाँ पे 4 7 11, इनमें कौन कौन से अंक अभाज्य है, 7 और 11। इन दोनों की घात क्या है, इसकी 5 है, और इसकी जोड़ना नहीं है, सॉरी गुणा करके ना उनको डबल करना है। 7 की घात 5 है और 11 की घात 3 है, तो 5 और 3 का गुणा क्या होता है, 15, और 15 का डबल क्या होता है, 30। तो आंसर आ जाएगा हमारा 30। 4 हमने इसलिए लिया क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, भाज्य है। अगला है, आपको जो नहीं समझ में आया वो कमेंट में क्वेरी के रूप में पूछ सकते हैं ना। और मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, कमेंट में आप क्वेरी पूछिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो, है ना। दो संख्याओं का योग 600 है एवं उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। मैं इस गणित की बात कर रही थी कि ये दो प्रकार से होते हैं, या तो इसको एक्स वाई के रूप में लेके करो या डायरेक्ट करो। दो संख्या का योग 600 है और उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो अब हम इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि जो ऑप्शन है उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, दो संख्याओं का योग 600 है, तो छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है और उनका अंतर 240 है। तो इसमें छोटी पूछे तो छोटी से स्टार्ट करो, बड़ी पूछे तो बड़ी संख्या से स्टार्ट करो, छोटी संख्या के ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करो। अब मान लो हमने 180 लिया, 180 को आप 600 में से घटाते हैं, 180 को 600 में से घटाते हैं तो क्या आता है, 420, 420 आता है। मतलब बड़ा अंक हमारा 420 है, छोटा अंक 180 है। तो ये वाली शर्त को ये पूरी कर रहा है, लेकिन उनका अंतर, अब यदि इनका अंतर 240 आ गया तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। और यदि अंतर 240 नहीं आया तो फिर हम इसके बाद जो थोड़ी बड़ी थी उसको देख के करेंगे। मतलब उसको देख के कैसे करेंगे, इसको 600 में से घटा के देखेंगे, जो भी संख्या मिलेगी वो हमारी बड़ी संख्या रहेगी और वो बड़ी संख्या हो जाएगी, और उसको फिर मतलब दो संख्याओं को आपस में घटा के जो आएगा वो आंसर रहेगा। अब जैसे 600 में से हमने 180 घटाया तो छोटी संख्या हमारी ये थी, और जो घटाने पे मिली वो क्या आ गई, बड़ी संख्या। अब यदि इनका अंतर 240 आ गया तो हमारा यही वाला आंसर सही रहेगा। अब इनका अंतर आता है 240, 0 में से 0 गई, 12 में से 8 गई 4, 3 में से 1 गई 2, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर 180। ये नहीं आता तो फिर 280 पे ये चीज़ करके देखते। क्या करते, 680 में से 280 घटाते, 280 हमारी छोटी संख्या रहती और जो घटती वो बड़ी संख्या रहती, तो जो बड़ी संख्या आती उसमें से फिर छोटी संख्या को घटा के यदि 240 आता तो हमारा आंसर ये वाला हो जाता। अब अगला देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 400 है तो उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। मतलब दो संख्या है उनका योग दो संख्या है उनका गुणा कभी 400 है, दो संख्या है उनका गुणा यदि 400 है, मतलब ये पहली संख्या x ले और दूसरी संख्या, इनका गुणा यदि 400 है और एक संख्या हमको मालूम है कि 25 है, तो 25 इसके कहाँ चली जाती है, बट्टे में चली जाती है ना। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 25 एकम 25 और 25 छंग 150, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16। ये वाला तो बहुत इजी प्रश्न है। कोई सी भी संख्या दे और मतलब दो संख्या दे और उनका गुणा दे और एक संख्या दे दे तो उसका उसमें क्या हो जाता है, भाग हो जाता है और आंसर आ जाता है ना। अगला है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी। जो मैंने अभी बताया था आपको डायग्राम बना के, उसका गणित नहीं लिया था, लेकिन मैं उसके द्वारा यही समझा रही थी
कि जो इस प्रकार के गणित रहेंगे उसके लिए मेरे से सूत्र कभी नहीं याद हुआ, वो भाज्य भागफल और कौन सा रहता है ना वो वाला। उसकी वजह सीधे सीधे उसमें रख के यदि हम करते हैं तो जल्दी हो जाता है। कैसे? जैसे ये दिया है कि दो संख्याओं का ये दिया है, कहाँ पे थे हम, ये वाले पे है ना। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 मिले और शेष 11 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए बच्चे सूत्र याद करते हैं भाज्य भागफल और वाला, और मैं उसको नहीं पसंद करती। मेरे हिसाब से सबसे बेटर तरीका है जो हमने ये चित्र बनाया था। जो हमने ये चित्र बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, वो बना लो, ये वाला। ये वाला चित्र बना लो, है ना। अब इसमें भागफल 16, भागफल 16 को यहाँ लिख दो। शेष क्या बचा? 11। 11 शेषफल जो रहता है वो बटे में आता है, वो बटे में नहीं, सॉरी, वो जो भाग देते हैं और नीचे आता है वो, है ना। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, तो ये 125 हमारा भाजक है ना। तो संख्या क्या होगी? संख्या मतलब यहाँ वाली चीज़ हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करो, 125 में 16 का क्या कर लो? गुणा कर लो। और जो भी आता है 125 में 16 का गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसका योग काय में कर दो? 11 में। तो 125 का यदि आप 16 में गुणा करते हैं तो क्या आता है? 16 पंजे 80, बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 40, बचा 4, 16 कम 16 और 4 20, 2000, और ये 11 इसमें जोड़ दो तो आ जाएगा 2011। तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 2011। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2011। जिसको ऐसा पसंद आए वो ऐसा कर सकता है, जिसको सूत्र याद करके करना है वो सूत्र याद करके भी कर सकता है ना, अपनी अपनी पसंद पे। मेरे हिसाब से मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है कि भाग की जगह पे भाग रख लो, संख्या की जगह पे संख्या, शेषफल की जगह पे शेषफल रख लो और उससे सॉल्व कर लो, है ना। आगे हम देखेंगे 4265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखिए। तो ये तो मतलब विस्तार से हमको इसको लिखना है। तो इसके लिए जो 4 है उसके पीछे कितने जीरो होते हैं, इसको एक प्रकार से ये जो 4 2 6, सॉरी, जो ये जो 4265 को 10 के घातों के प्रयोग कर विस्तार से लिखिए। तो इसमें विस्तार, इन जो जितने बड़ी लाइन लिखी है उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए क्या करना है, जैसे 4 2 6 5 है तो 4 के पीछे कितने विस्तार से यदि हम इसको लिखते हैं तो क्या आता है? 4000 धन 2 के पीछे 200 धन 60 धन 5। इसको यदि आप जोड़ते हैं तो वापस से यही आ जाएगा। तो 10 की घात के रूप में बनाना है तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणित 10 की घात, 3 जीरो है तो 3, 2 गुणित 10 की घात 2 धन 6 गुणित 10 की घात 1 धन 5। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसमें ये जो 10 की घात 0 है, 10 की घात 0 है, तो इसका मतलब 10 की घात 0 का मतलब एक ही होता है ना। तुम दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगा दो, उसका मान हमेशा एक ही आता है। मतलब कोई सा भी अंक हो उसकी घात कभी 0 होती है।
अंक हो, कोई सा अल्फ़ाबेट हो, जिसकी भी घात 0 होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 है, तो इसका मतलब एक ही है एक प्रकार से ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब अगला हम देख लेते हैं। अब अगला है 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें भी या तो इसकी जो अंक दिए हैं उनको बड़ी और छोटी बना लो और उनको आपस में घटाओ। एक तरीका तो ये है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा तरीका ये है कि बड़ी और छोटी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े तक के घटा के देखो और ये ऑप्शन को देखते जाओ। इसको ऑप्शन से सॉल्व करना ज़्यादा बेटर है। कैसे, जैसे जो ये हमको डिजिट दी है 0, 3, 4, 7, 9, 5, तो 0, 3, 7, 4 सॉरी 0, 3, 4, 7, 9, 5, इससे जो बड़ी संख्या, यदि हम सादे सिंपल तरीके से करते हैं तो बहुत समय लगता है। कैसा, जैसे मान लो लिया 9, मान लो लिया 9, इसकी बड़ी संख्या क्या बनेगी, 9, 7, 5, 4, 3, 0 को भी लेना है ना। 0 पीछे 0 का महत्व है, आगे 0 का महत्व नहीं है। आगे नहीं लेंगे तो चलेगा, लेकिन पीछे लेना कंपलसरी है, क्योंकि आगे उसका महत्व नहीं है लेकिन पीछे 100 को 1000 और 1000 को लाख, करोड़, लाख जो भी बनाता है वो 0 ही बनाता है ना, और आगे लग जाता तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब बड़ी संख्या तो ये हो गई। अब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी क्या बनेगी, 0, 3, 4, 5, 7 और 9। अब इसको आप घटाते हैं तो 10 में से 9 गई 1, फिर 12 में से 7 गए 5, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया 4, और ये तो ऐसा रहेगा, है ना। लेकिन इसकी वजह हम क्या करेंगे, इसके अंदाजन हम देख लेंगे कि जो इकाई का अंक रहेगा बड़ी संख्या का वो 0 रहेगा, और जो छोटी संख्या रहेगी उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 9 रहेगा। क्योंकि जो छोटी संख्या उसमें सबसे पीछे बड़ा अंक जाएगा और जो सबसे बड़ी संख्या उसमें सबसे पीछे छोटा अंक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में पीछे का अंक क्या रहेगा, 0 इकाई की जगह पे, और बड़ी संख्या में पीछे का अंक क्या रहेगा, 9 रहेगा, है ना। और तो इसमें से इसको कभी घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन रहेगा उसमें पीछे 1 रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या नहीं रहेगा, ये 3 में से कोई सा भी रहेगा। अब फिर सेकेंड वाला डिजिट क्या रहेगा बड़ी संख्या का, सेकेंड वाला डिजिट रहेगा, जो बड़ी संख्या रहेगी उसका सेकेंड वाला डिजिट रहेगा 3, और छोटी संख्या का पीछे वाला डिजिट क्या रहेगा, 7। यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा 7। अब यहाँ पे 1 उधार दे दिया था तो 12 में से 7 क्या बचेगा, 5। मतलब हमारा जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा। कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा जो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि पीछे के हमको दो, मतलब हम इस पैटर्न से भी कर सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसका इकाई का अंक और छोटी संख्या के इकाई का अंक, ये घटा लो तो पीछे हमको ये ऑप्शन में दिख जाएगा। फिर बड़ी संख्या के दहाई का अंक, छोटी संख्या के दहाई का अंक, फिर ऑप्शन में देखिए तो यदि वही का वही मिल गया है और बाकी ऑप्शनों में नहीं है तो वही आंसर हमारा सही रहेगा। अब यहाँ 1 आया था तो 1 3 में था तो ये हट गया था एक सिरे से। अब यहाँ पे दहाई की जगह पे 5 आ गया तो 5 सिर्फ इसमें ही है, मतलब ये 2 भी नहीं आएंगे, ये वाले ऑप्शन भी नहीं आएंगे, यही रहेगा हमारा आंसर, है ना। अब दो संख्याओं का योग 29 है और उन संख्या के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर है। अब यह हम जब 10वीं में थे और पहले ही चैप्टर में हमको इस प्रकार के गणित रहते थे तो हम उसको एक्स वाई के मेथड से करते थे। तो अब जिसको एक्स वाई की मेथड से आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है
तो हम ऑप्शन देख के भी इसको हल कर सकते हैं। दो संख्या का योग 29 है मतलब कोई सी भी दो संख्या है उनका योग क्या है, 29 है। ऐसे बोले से ऐसा अंदाजा ला। और उन संख्या के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्या के वर्गों का अंतर 145 है। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर पूछा है। तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि उन संख्या का जो अंतर पूछा है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इनको लेके चलो, इनको लेके चलो और यहाँ पे ऐसा फिलअप करके देखिए, कभी हो जाता है जो भी ऑब्जेक्टिव उसमें सेटिस्फाई, वही हमारा क्या रहेगा आंसर। जैसे दो संख्या का योग आपने 29 29 इनने बोला है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 बोला, तो उन संख्याओं का अंतर क्या है तो हमको दिया है 13। 13 को कभी इसमें से माइनस करते हैं 29 में से, तो एक संख्या तो 13 है हमारे पास और दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी 13। जब इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 16। तो यदि इनके वर्गों का अंतर मतलब 16 का वर्ग क्या होता है 256 और 13 का वर्ग होता है 161। यदि इसको इसमें से घटाते हैं तो 6 में से 1 गई 5 और 15 में से 6 गई, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9 और मतलब क्या आएगा 6 में से 1 गया 5, 15 में से 6 गया 9, तो 95 आ रहा, मतलब ये हमारा सही नहीं है। अब इसमें से 5 घटा के देखो, 29 में से यदि 5 घटाते हैं अपन तो 29 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास एक संख्या रहेगी 24 और एक रहेगी 5। तो 24 का वर्ग क्या होता है 24 का वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है 25। 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 24 का वर्ग क्या होता है 584। यही होता है ना 584, 4 चौक 16, 24 और 5, 25 का 625 होता है, तो 24 का क्या होता है 6 और 8 16 16 और एक 576 होता है ना। 576 और 25 का 5 का वर्ग होता है 25। 6 में से 5 गई 1, 7 में से 2 गई 5 और ये 5, ये तो होगा ही नहीं है ना, ये भी नहीं होगा। इसमें से कभी 8 घटाते हैं आप तो क्या आता है एक 21 आ जाएगा और एक 8 आ जाएगा। 21 का होगा 441 और 8 का होगा 64। ये भी देखने से ही पता चल रहा है कि 145 नहीं आएगा। तो 28 में से 1 जाता है कभी, तो 27 का वर्ग, इनके वर्गों का अंतर पूछा है चलो ये वाला बाद में देखेंगे ना। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो अभी बचे हुए हम कल की क्लास में देखेंगे है ना। यदि आपको मेरे चैनल पे पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन के लिए यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और ऑल नोटिफिकेशन मतलब मेरी जब अगली क्लास आएगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो तीनों ऑप्शन में आपको ऑल पे यदि आप क्लिक करते तो मेरे हर नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक क्लास ली है और अब कंटिन्यू में लेती जाऊँगी, तो उसका एक प्लेलिस्ट भी बनेगा, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लास को भी देख सकते हैं, इस क्लास को भी देख सकते हैं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।